रिवर्स करा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। एक दफा फिर यासिर माजिद जीटीए क्रिकेट फैमिली से हाजिर खिदमत है एक नए सेशन के साथ। जैसे आपको पता है, हमने ये थोड़ा सा सेशन कोशिश की है, काविश की है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच अभी सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा तबसरा लें अपने अपने उन क्रिकेटर से जो माशाल्लाह बहुत बारीक बीनी नजर रखते हैं इन 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 सिचुएशंस में। हम जीटीए क्रिकेट फैमिली बेसिकली एक क्रिकेटिंग ग्रुप है जहां पे हमने टोरंटो में जितने भी क्रिकेटर्स डिफरेंट लेवल पे खेलते रहे हैं उनको इकट्ठा किया है, और उनके जो तबसरे होते हैं जो लाइव चल रहा होता है मैच के दौरान जो है, मैच के बाद जो है, हमने कहा उनको लाइव लिया जाए और उनको बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया जाए कि ये कौन लोग हैं जो बेसिकली मैसेजेस कर रहे होते हैं और मैच के दौरान जो तबसरे चल रहे होते हैं। तो आज एक इस उस कड़ी का एक और हिस्सा है ये। तो वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे आपको मैंने बताया कि ये मेन मकसद इस सेशन का जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच चल रहा है, अभी लंच का वक्फा है, उसके बारे में हम तबसरा करेंगे। पहले दिन का जो खेल हुआ उसके बारे में जिक्र करेंगे, और उसके बाद जो आज अभी तक लंच के दौरान लंच तक जो गेम हुआ उसके बारे में जिक्र करेंगे, और फिर क्या स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जो आगे करने वाली हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जीटीए क्रिकेट फैमिली क्या है, बहुत जिक्र करते हैं ये इस प्लेटफॉर्म का। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्रिकेटर्स के लिए टोरंटो के अंदर, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट, कि वो ज्वाइन करें इस प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे आपको टेबल्स की क्रिकेट भी मिलती है, हार्ड बॉल के भी पायनियर्स मिलते हैं, लेजेंड्स मिलते हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, उनकी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरेस्ट है टेप बॉल हार्ड बॉल के लिहाज से और आप जीटीए में हैं तो यकीनन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। आज हमारे जो गेस्ट हैं जीटीए क्रिकेट फैमिली से, काशिफ कुरैशी हैं जो वन ऑफ दी वेरी ओल्ड मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के। जब से जीटीए क्रिकेट फैमिली शुरू हुई है उस वक्त से हमारे साथ हैं। सलमान अरशद हैं, काशिफ इफ्तिखार हैं, और नासिर अहमद हैं। आई विल गेट यू मॉर्गेज के। तो थोड़ा सा बता दें कि कल क्या हुआ, और फिर उसके बाद हम अपने गेस्ट से उसके तासुरात लेना शुरू करते हैं और कमेंट्स लेते हैं। कल सेकंड टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। विकेट देखते हुए आई थिंक यही सबका ख्याल था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो जो है वो पहले बॉलिंग ही करेगी, क्योंकि ग्रीन पिच पे जो है जो यकीनन जो है वो दूसरी टीम कोशिश करती है कि दूसरी टीम को जल्दी आउट कर दिया जाए। क्या समझते हैं हमारे आपने हमने जो पैनल में हमने लोगों को बिठाया हुआ, क्या समझते हैं काशिफ कुरैशी साहब के, क्या डिसीजन ठीक था ये? वेल जो भी टॉस जीता ही हैड टू गो फॉर द बॉलिंग, क्योंकि ग्रीन पिच थी, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। अब लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान डिड रियली वेल, 300 के करीब ले जाना स्कोर को ग्रीन पिच के ऊपर। आई थिंक the odds were not on our side, but उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम did all right. अजहर अली did wonderful, he deserved 100, लेकिन unfortunately उसकी 100 हो नहीं सकी। And then रिजवान did very well, लेकिन मेरा ख्याल है रिजवान को जो है ना अभी ये अपने जो 50s हैं इसको 100 में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक है वो उस पर काम करना चाहिए। फहीम अशरफ डिड अमेजिंग, कि he deserved 50, लेकिन ये कि did wonderful hand, so it was good, yeah. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या कहते हैं सलमान आप कि ग्रीन टॉप विकेट पे पाकिस्तान को पहले खिलाना, मेरे ख्याल से रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि 300 बन जाएंगे, या शायद न्यूजीलैंड और जल्दी आउट करना चाहती थी? मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड का टॉस जीत के पाकिस्तान को खिलाने का पर्पस यही था कि पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ा सरप्राइज होंगे विकेट को देख के। पर पिछले टेस्ट से पाकिस्तानी बैटिंग ने बहुत कुछ सीखा। जैसे पहले इनिंग में देखा पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, दूसरी इनिंग में बहुत बेहतर खेले। यही शायद न्यूजीलैंड का प्लान भी था। मैंने कल भी प्रेडिक्ट किया था जब हम इसी शो पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और 280 के करीब 8 विकेटें होनी चाहिए। अगर अजहर अली खड़े रहते तो किसी टेल एंडर के साथ तो शायद ऐसे ही होता, लेकिन 290 प्लस इज नॉट बैड। और आई थिंक पाकिस्तान ये बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज ऑन टॉप सो फार।
एक्सीलेंट, दमादम मस्त कलंदर। तो GTA फाइटर्स में, GTA क्रिकेट क्लब फैमिली में जो है वो आप अक्सर नाम ये देखते हैं दमादम मस्त कलंदर के नाम से। तो आज हम आपको ऑफिशियली काशिफ इफ्तिखार से इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। जी काशिफ, क्या कहते हैं? सर मेरा ख्याल है कि जो मोस्ट सरप्राइज्ड हैं कल की परफॉर्मेंस से वो न्यूजीलैंड वाले ही हो गए होंगे। मतलब लिटरली टेकन देम बाय सरप्राइज, पूरा उखेड़ दिया है उनकी पूरी प्लानिंग को। मुझे लगता है कि वो सर लंच के बाद तक तो वो ये चीज़ रियलाइज नहीं कर सके कि पाकिस्तान 3.5 से या 4 के करीब के रन रेट से स्कोर कर रहा है, और विकेट्स वगैरह भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं गिर रही हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में सर मेरे हिसाब से ना एक जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि आप यानी पाकिस्तान की टीम खुद भी और जो ओपोनेंट है वो भी किसी एक बैट्समैन को टारगेट नहीं कर सकते। किसी को नहीं पता कि कौन कब क्या कर जाएगा। तो अब इस बैटिंग लाइनअप पे आप देख लें, वो अजहर अली को उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना तेज इस किस्म की ग्रीन विकेट के ऊपर अजहर ने खेलेगा। खुद नहीं सोचा होगा। और one of the best ठीक है, batsmen, उसके most ऊपर experienced फहीम batsman in अशरफ Pakistan. ने थोड़ा सा तंग किया था न्यूजीलैंड को लास्ट मैच में। जी सलमान कुछ कह रहे हैं? मैं सिर्फ काशिफ भाई को थोड़ा इंटरप्ट कर रहा था। अजहर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है सारों ने खेला भी बहुत थोड़े से टेस्ट मैच खेले हुए हैं, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो है। हमारे साथ हारिस किरमानी भी जुड़ चुके हैं। हारिस, मेरे ख्याल से आपका नेट स्लो चल रहा है। नहीं, अभी हमारे लंच हुआ था, नहीं तभी आया था। I thought you guys were going to start right at the end of lunch, but no, look, देखिए पाकिस्तान बहुत खुश होगा अपने परफॉर्मेंस से अब तक। देखें, usually ग्रीन टॉप पे there's one or two ways to bat. या तो आप अपने गेम पे इतनी कॉन्फिडेंस रखें जैसे केन करता है, that you're so confident in being able to leave the ball at all of those, or ग्रीन टॉप पे ऐसे होता है कि आप naturally तेज खेलते हैं क्योंकि कोई ना कोई बॉल वैसे ही आपको आउट कर देगी. It's just one of those things where you almost hit out to not get out. And that's the kind of situation where Pakistan was able to take advantage, especially जो early wicket Shan ki हार गए, stupidest review ever. I don't want to start with that. मगर उसके बाद ऐसे ही होता है, आपको काउंटर अटैक करना होता है और नेचुरली होता है क्योंकि बॉल ही इतनी हिल रही है, आप वैसे भी अगर आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे वैसी एज हो जाएगी. So it's good for Pakistan that Azhar was able to understand that with his experience and put the sword to the New Zealand fan. जो प्लेयर्स, जो बैट्समैन जिन्होंने जो खेले हैं और जो का परफॉर्मेंस हुई है, अच्छी बात है कि सारे आउट हो गए, तो अब सारों पे बात कर भी सकते हैं 2-2 मिनट की बेसिकली। नासिर भाई, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप अजहर अली इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएगा, गेम खेलेगा? मेरे ख्याल से स्कोर अच्छा किया इन्होंने। 297 का टारगेट जो मेरा ख्याल था 270 तक या 250 की रेंज में लेके जाएंगे। मेरे अपने ख्याल से इनकी टीम भी अच्छी बनी हुई है। मेरे ख्याल से इन्होंने बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं लिया। अगर ये बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा चेंज करते, रिजवान ऊपर आता, फवाद और हारिस नीचे आते, तो आई थिंक इसको 300-325 भी खींच सकते थे। मेरे अपने ओपिनियन में अजहर अली को ओपनिंग करनी चाहिए थी शान मसूद के साथ, और उसके बाद आबिद अली आता, आबिद के बाद रिजवान आता, उसके बाद फवाद और हारिस। अगर इस बैटिंग ऑर्डर से आते, क्योंकि हारिस और फवाद की गेम जो है ना वो पुरानी बॉल में ज्यादा बेटर है, तो अगर हारिस और फवाद थोड़े नीचे आते तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर खेल सकते थे और ये 325 तक इसको आराम से ले जाते। बैटिंग ऑर्डर में इन्होंने गलती की है। टीम इन्होंने गिवन जो अवेलेबल है वहां पे, आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टीम। बस इन्होंने बैटिंग ऑर्डर इन्होंने गलत चूज किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कल के गेम में। सलमान और काशिफ, कुरैशी भाई, आप दोनों क्योंकि हार्ड बॉल बहुत रेगुलर खेलते हैं, एक मीडियम पे, दोनों पेस से भी करते हैं और मैं खास से अपनी टीम से शायद ओपनिंग बॉलिंग भी करते हैं। फर्क पड़ता है इतनी बॉल अगर स्विंग हो रही हो, ग्रीन टॉप विकेट हो, तो जो बॉलर होता है वो तो वैसे खुश हो जाता है, यार मेरे पास तो विकेट आ गई, मैंने तो 5 विकेट वैसे ले लेनी। यासिर भाई, मैंने कल बिल्कुल चले आप जाएं, पहले बात कीजिए पहले। नहीं काशिफ भाई करें बात। अच्छा, नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। ग्रीन टॉप हो और अगर उस पे आपको पता है कि बॉल जो है आपकी सीम एंड स्विंग करेगी, तो इट्स जस्ट दैट्स अ ड्रीम सिचुएशन फॉर एनी बॉलर। तो लेकिन जो अभी मुझे एक थोड़ा सा अगर स्विच करके इसकी बात करूं, जो अभी हो रहा है इस वक्त, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान अभी पहले सेशन के अंदर 3 विकेट्स कम से कम जरूर निकाल लेगा, लेकिन आई थिंक वी आर बिहाइंड एटलीस्ट अ विकेट। बहरहाल मतलब अब अगर पहले दिन पे आ जाते हैं तो यस एब्सोल्युटली पाकिस्तान डिड वेरी वेल आफ्टर शान चला गया, उसकी बॉल बड़ी अच्छी, उसको साउदी ने बहुत जबरदस्त किस्म का उसको यॉर्कर मारा, बड़ा अच्छा सेटअप करके उसको किया उसने वो।
और उसके बाद फिर जो जेमिसन कर रहा था, फवाद आलम का जो आउट था, मतलब जेमिसन वाज सॉर्ट ऑफ अनप्लेएबल टोटली। अब बाउंस भी मिल रहा है, बॉल जो है वो सीम भी कर रही है, उसके बाद आके जो अजहर अली ने खड़े होके जिस तरह से गेम बनाई है, आई थिंक यू नो ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ आवर यू नो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स जो हैं, ये उसी तरह जा रहा है और ही डिड व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू देयर। जी अगर मैं एक छोटी सी एक बात अगर कहना चाहूँ आपके इस पे कमेंट पे, आपके ख्याल में जिस तरह बॉलिंग जेमिसन की स्विंग हो रही थी, आई थिंक इट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर द लेफ्ट हैंडर, राइट? तो क्या आपके ख्याल में एग्रीमेंट नहीं करेंगे अगर वो जिस तरह आबिद ने और अजहर ने इनको मैनेज करके कर रहे थे तो रिजवान को ऊपर आना चाहिए था? हाँ, रिजवान मेरा ख्याल है यू नो you're right, I agree with you on कि इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी, they could have changed and you know उससे कुछ बेटर वो ले सकते थे। लेकिन पता है क्या, एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। आप देखें कितना अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है इस वक्त हमें पिछले मैच के वर्सेस अभी। क्या हमारा रन रेट चल रहा था, अभी क्या खेले हैं यस्टरडे जो पहले वकारियस नहीं है ना, इसलिए वो छुट्टी इसमें दी ये है। बात मुझे तो ऐसा लगता है दिस इज प्रोबेबली मिसबा वर्सेस यूनुस खान स्टाइल। आई थिंक इसमें ये नहीं था कि जहां कोई विकेट गिर रही थी, अगली बॉल पे, पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे या विद इन 6 बॉल्स के अंदर चौका पड़ जाता था। तो जो एग्रेसिव माइंड था नए बैट्समैन आने का, सलमान एंड काशिफ, तो ये एग्रेसिव माइंड बड़ा जरूरी था कि एक तो रन रेट नहीं गिरने दिया। मैं इस पे कमेंट जरूर करूंगा। मैं पहले विकेट की बात कर लूं। मैं पहले भी कल भी हल्का सा मैंने मेंशन किया था कि ये नॉर्मल विकेट्स नहीं है जैसी आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या दुबई में या मिडिल ईस्ट में देखते हैं। ये ड्रॉप इन विकेट्स हैं, ये ग्राउंड से बाहर रेडी होती हैं और इन पे मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो ग्रास लगती है कि ग्रास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बॉलर को हेल्प होगी। बॉल स्विंग हो रहा था, सीम इतना नहीं हो रहा था कल भी। और डे 2 तक आपको लगेगा ग्रास कम हो गई है, डे 3 तक विकेट बिल्कुल ऐसा लगेगा बैटिंग है। लेकिन एक चीज जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगा, फ्यूचर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने एक स्पिनर खिलाया है, न्यूजीलैंड ने कोई भी स्पिनर नहीं खिलाया। But that might be useful in the last days rather than now. बैटिंग ऑर्डर की जो बात की नासिर भाई ने, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि टीम के साथ स्टैटिस्टिशियंस होते हैं और वो ये सब ऑर्डर देख के फैसला करते हैं। वो प्लेयर की स्ट्रेंथ भी देखते हैं। लेकिन जेमिसन वाली बात इनकी करेक्ट है कि बैट्समैन से बॉल अवे जा रहा था। जेमिसन का नेचुरल स्विंग राइट हैंडर को अंदर की तरफ आता है और लेफ्टी उस पर स्ट्रगल कर रहा था। दैट्स समथिंग टेक्निक नीड्स टू बी वर्कड ऑन फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन। जहां तक एग्रेशन की बात है, मुझे लगता है मिसबा का कैरियर एज अ क्रिकेटर भी और एज अ कोच भी, जब वो क्रिटिसिज्म लेता है तो वो उसको राइट अवे रिस्पॉन्स करता है। तो मैं कल भी मैंने हल्का फुल्का सा कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच होगा पाकिस्तानी बैट्समैन का, जो हमें देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ा सरप्राइजिंग हारिस डिसीजन है न्यूजीलैंड का कि उन्होंने एक अननोन प्लेयर को, क्योंकि यार तुम हमारे ग्रुप क्रिकेटिंग फैमिली, जीटीए क्रिकेट फैमिली के स्टैटिस्टिशियन हो बेसिकली, तुम्हें सब पता होता है क्या हो रहा है। ये बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज था कि आपने जो उनका स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसने आपकी लास्ट विकेट ली है और अच्छी परफॉर्म हुआ, वो थ्रेट था बेसिकली, अचानक आपने उसको वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया, वो भी किस प्लेयर के साथ जिसने सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जो स्पिनर भी नहीं है, और आप उसको लेके भी 70वें ओवर में लेके आ रहे हो बॉल करने के लिए। आई डोंट नो। Yeah, like I said, mostly New Zealand के लिए it was about a balanced situation. जहाँ से हमने देखा है, in general, spinners are not effective in New Zealand, plain and simple to start with. Secondly, on a green top, ये जो कर रहे हैं, especially the drop in वाली wickets, where run rate is always naturally higher. Brendan McCullum उसके बारे में बात कर रहा था day 1 पे कि you're going to find run rates are naturally higher on this. उसने भी अपनी fastest 100 यही मारी थी, where you're going to be able to get value for your shots on there, and the spin is what's actually allowing the ball to be able to come on to the bat a lot easier than you would have otherwise thought. So New Zealand के लिए तो they want to extend their batting lineup more so than their bowling as far as they're concerned, and that all-rounder they brought in is a batting all-rounder that they're getting in there. मगर उससे ज़्यादा न्यूजीलैंड के लिए ये प्योरली है क्योंकि उनको एक ही इनिंग्स खेलनी है. In their mind they want to bat once. और इस वाली क्राइस्टचर्च वाली विकेट में ये 2-3 up to the first session of 4 is the best batting conditions for this wicket, and it has shown in every single test match they've played. तो उनका एक उसमें 550 कर दें and that's it. That's their entire goal. उनको स्पिनर की जरूरत ही नहीं होगी, ये काइल जेमिसन सारा कर देगा काम. ये तो बड़ा जो है ना वो डराने वाली बात है, लेकिन होपफुली हम दो आउट करें. काशिफ, इफ्तिखार भाई,
कुछ हो जाए, दमादम मस्त अंदर जरा बातें हो जाएं जो दिल में बैठी हुई है, यार ये क्या हो रहा है हमारी टीम के साथ, शान मसूद को बाहर करो, हारिस सोहेल जो घर में खेला करे क्रिकेट जो है, कुछ बताओ यार। नहीं यासिर भाई, कोई बाहर नहीं करना होता। देखें, मैं तो ये बात मानता हूँ कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है और वो जिम्मेदार लोग ही हैं यार। वो अब मौलवी मिसबा साहब हो गए या यूनुस खान की जैसी क्लास है, वो हम कर ही नहीं सकते। वकार यूनुस जबान का कड़वा है, लेकिन सर मतलब ठीक है ना, आपने अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, हड्डियां वड्डियां गाली तो हैं पाकिस्तान के चक्कर में। मैं तो इन बातों को नहीं मानता हूँ। मुझे पर्सनली शान मसूद जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा लगता कि उसके अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में वो अथॉरिटी नहीं है जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के अंदर होनी चाहिए। ये जो मस्कीन दिखने वाले क्रिकेटर होते हैं ना, ये बस काशिफ इंग्लिश अच्छी बोलता है शान मसूद से। हाँ बस ठीक है, इंग्लिश बुलवा लें। इंग्लिश सर आपको पता है, वो सलमान बट बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता होता था। तो सलमान बट मुझे पसंद भी था, लेकिन उसने वो अपना हरकत कर दी। ये खिलाड़ियों बिठाना उठाना ये हमारा काम ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कमेंटेटर्स को, हमें तो पैसे भी नहीं मिल रहे होते ये सब कुछ करने के, तो वी डोंट हैव एनी राइट। तो जो लोग वहां पे ऊपर बैठे हुए हैं ना सर, वो हमसे बहुत आगे की, बहुत ज्यादा समझते हैं बात को। तो बाद में फिर वो अंडर द हैमर भी आते हैं, सब कुछ करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ये मसला है। जितने भी आप इधर उधर दुनिया में बाकी की जो 11 नेशंस खेल रही है ना, सब सर एक कोचिंग पैटर्न है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल लेवल से उठाते हैं, उनको कोच करते हैं, बड़ा करके इस लेवल तक लेकर आते हैं, उसके बाद फिर उसको क्रिकेट खिला देते हैं। हमारे पास यहाँ पे सारा रॉ टैलेंट होता है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ना हम किसी को कोच मानते हैं और ना हमने किसी की कोचिंग लेनी होती है, ना हमारे लोगों में इतना टेम्परामेंट है कि हमें कोच कर सकें। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। इसमें एक बात मैं, हाँ जी, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, और मैं नासिर भाई पहले आपसे लूंगा, फिर आता हूँ सलमान आपके पास। यार आई बिलीव के जो सलमान ने स्टार्ट में ये बात करी थी, और बहुत पॉइंट वाली बात है कि इस लेवल पे शायद कोचिंग की जरूरत नहीं है। जब आप पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं और माशाल्लाह बिल्कुल परफॉर्म सही कर रहे बात है। हो, फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे हो, और हाँ पीएसएल खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, आई थिंक वो जो आपको एक स्ट्रेटेजी मेकर जो चाहिए टीम के अंदर, कि यार जैसे फॉर एग्जांपल कल हम बात कर रहे थे सलमान, आपको याद होगा कि अगर एक बॉलर जो है वो सही लाइन नहीं करे, क्योंकि सारे यंग बॉलर हैं हमारे, राइट, या सारे काफी यंग बैट्समैन भी हैं, तो एक सीनियर के तौर पे एक प्लेयर का होना जरूरी है, वो समझाए मैच टू मैच, ओवर टू ओवर, या जो कहते हैं ना आधे घंटे बाद, या तुम ये रैश शॉट खेलो, उसको वेट करो, बॉलर अगर सही बॉल नहीं कर रहे, ये कितना फर्क पड़ता है नासिर भाई, कि जरूरी है मेरे ख्याल से एक तो ये कि टीम में सीनियर मेंबर भी एक हो टीम में, और दूसरा एक दूसरे को, जैसे कल वो शान मसूद ने जो रिव्यू लिया है, वो तो मेरे ख्याल से सारे एग्री करते हैं कि वो जबरदस्ती का रिव्यू है भाई, किसी तरीके से हाबिब भी नहीं कह रहा था यार। यासिर भाई उसमें आप बिल्कुल हमारा कमेंट्स हमारा ठीक है, मगर आई थिंक एक मैंने लास्ट एंड में रात को 1 बजे करीब एक कमेंट भेजा था कि पाकिस्तान सर आप में रात माशाल्लाह काफी देर तक जागते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं आपके। वो कहने का पॉइंट ये था कि पाकिस्तान में की क्रिकेट में ना कंसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम ये है, एक फियर फैक्टर। हमारी टीम से जब तक फियर फैक्टर नहीं खत्म होगा ना, हमारे जो लड़के हैं ना, ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ये फियर फैक्टर, जिसकी एग्जांपल बिल्कुल लास्ट में नसीम शाह से मिली, अरे भैया सिंगल मैंने करने थे, वरना अंदर जाके डांट पड़नी है। तो बात ये है कि आई थिंक डाउन द रोड एंड Shan Masood is going to be a very, very productive guy for Test cricket down the road. His problem is his confidence and he's scared to lose his spot. And I think उसने वो fear factor के अंदर ही उसने भी वो ले लिया था, क्योंकि उसने बिल्कुल लास्ट 1 सेकंड रहता था जब उसने आखिर हामी भरी के मैं लूंगा, वो भी डर के ली थी कि यार मुझे छित्तर ही ना पै जाएंगे, क्यों रिव्यू ले लिया, राइट। मगर अपने पड़े होंगे उसके छित्तर, वैसे वापस की बात पड़े होंगे, बिल्कुल अपने आप को सेव करने के लिए कि यार मैं परफॉर्मेंस नहीं दी तो मेरा स्पॉट चला जाएगा। I think Haris Sohail team में नहीं होना चाहिए. He's a more of a one-day and a T20 player than a Test. But Shan Masood definitely will down the road. मेरी hope और मेरी जो थोड़ा सा मेरी जो knowledge के मुताबिक मैं देखता हूँ, Shan Masood will be a good production for Pakistan. And I think down the road he can also come to vice captaincy or captaincy as well. He has a good technique. I think he might. He's having बहुत बड़ा डिबेट खोल दिया है नासिर भाई इस I think he will get there. ना सर, हम पर इस तरह का अजाब ना तारी मत करना प्लीज। I think he has good technique. He's just feared. He's just feared to lose his place right now. That's what it is.
अच्छा मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं पहले जी। इफ्तिखार भाई की बात, काशिफ इफ्तिखार भाई की बात पे कि पाकिस्तान में एकेडमीज नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एकेडमीज है। पाकिस्तान में जब हम छोटे थे, मतलब 90s में और अर्ली 2000s में, पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रीजनल लेवल पे U17 और U19 क्रिकेट होती है। मसला डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर का है और डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रमोशंस का है। जैसा मैंने कल ताबिश खान की बात की थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने के बाद भी अगर लड़कों को चांस नहीं मिलता तो लड़कों का डिसहार्ट होते हैं। दूसरा मसला पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने का भी है। तो जब क्रिकेट वापस आएगी पाकिस्तान में तो यंग लेवल पे क्रिकेट ज्यादा खेली जाएगी, एकेडमी ज्यादा खुलने के चांसेस होंगे। तो ये स्ट्रक्चर के साथ होता है। दूसरी बात आपने कोच की 90s से पहले जो लोग क्रिकेट खेलते थे या इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के साथ एक बंदा होता था, वही मैनेजर होता था, वही कोच होता था। आज डेजिग्नेटेड जॉब है, मैनेजर हैं, कोच हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, फिटनेस वर्कर हैं। तो बहुत बड़ा स्क्वाड होता है टीम के साथ काम करने वाला। एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसे नसीम की बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसने कितने मैचेस खेले होंगे? मेरे ख्याल में उसके टेस्ट मैचेस उसके फर्स्ट क्लास मैचेस से ज्यादा हो गए होंगे इस मैच के बाद। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कुछ चीजें आपको बता भी जाएं तो समझ नहीं आती, वो एक्सपीरियंस के साथ होता है। मतलब आप प्लान ए पे बॉल कर रहे हो, प्लान ए काम नहीं कर रहा, प्लान बी पे जाने के लिए आपको किसी को बताना पड़ेगा यार ये प्लान काम नहीं कर रहा, प्लान बी है क्या? कोई बताने वाला हो, बैट्समैन नहीं बता सकता, सीनियर बैट्समैन नहीं बता सकता, सीनियर बॉलर ही बता सकता है। तो ये छोटा सा मेरा इनपुट था इसमें। और जहां मैं तक इसमें शान अगर आप इजाजत में यासर तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये कोच की जो बात कर रहे हैं, कोचेज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग बात है कि एक जमाना था जब एक मैनेजर वही कोच हुआ करता था और आई डोंट गो अगेंस्ट दैट कि ऐसा होना चाहिए था या अब जो हो रहा है वो गलत है, ऐसी बात नहीं मैं करना चाह रहा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसमें, कोचेज आर इम्पोर्टेंट। कोचेज आर इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग योर टीम मोरल अप। लेकिन काशिफ भाई, डिफरेंट सिचुएशंस में टीम कोचेस को फॉरेन टूर्स में इंपॉर्टेंस, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉरेन टूर्स में होना चाहिए। वहां उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है कंपैरेटिवली बिफोर दे गो? एब्सोल्युटली दे शुड बी विद द टीम, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या हो रहा है। अब जब ये जिस तरह लंच ब्रेक है, पाकिस्तान के अगर आप सिचुएशन देख रहे हैं तो उसमें अब वहां पर मोहम्मद अब्बास विच सपोज टू बी 22 कैरियर एवरेज है उसकी, पिछले 12 मैच से वो 38 की एवरेज से बॉलिंग कर रहा है। तो मतलब दिस इज नॉट हु ही इज। ही नीड्स अ कोच, ही नीड्स समबडी टू कम एंड टॉक टू हिम हार्ट टू हार्ट और उसको बकअप करे और उसको बता सके, समझा सके कि यार हु यू आर एंड व्हाट यू डूइंग। अगर इस पहले सेशन में देखें तो फहीम उससे ज्यादा अच्छी बॉल कर रहा है। मतलब दीज आर द थिंग्स जो कि कोच का होने से फर्क पड़ता है। तो इट डजंट मैटर कि आप अपने घर पे खेल रहे हैं कि अवे खेल रहे हैं, आपके साथ वो कोच एक बंदा चाहिए जो कि अब चाहे मतलब पीपल हु डोंट लाइक वकार यूनुस, दैट्स फाइन, लेकिन ही हैज एन व्हाटएवर एक्सपीरियंस ही हैज, उसने अच्छा खेला है, ही नोज द सिचुएशंस। और ऐसा बंदा जो है वो जब आपसे जब आप डाउन हो और आप खेल रहे हो तो आपसे आके बात करे और आपको बकअप करे, तो you would find yourself कि हाँ यार I'm better than that. Waqar Yunus is telling me this कि yeah, you know what, you are Mohammad Abbas. मैं यहाँ पे छोटा सा एडअप करूंगा, सिर्फ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे करना लाजमी है। इंटरनेशनल कोच की और पाकिस्तानी कोच की बहुत डिबेट होती है। उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से और क्रिकेट स्ट्रक्चर की वजह से लॉबीइज्म है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप मिसबा को और वकार को दोनों को कोचिंग स्टाफ में रख लेंगे जो दोनों एक ही रीजन से हैं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास से दोनों, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डिबेट सलमान, दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट। आई एम नॉट डिबेटिंग अबाउट दैट एक्चुअली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इंटरनेशनल कोच का होना जो लॉबी नहीं कर सकता पाकिस्तान में, और खास तौर पे इस तरह के टूर पे उनका अपना एक्सपीरियंस होता है जो शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नहीं है। वो एक डिफरेंट कोचिंग स्ट्रक्चर से आते हैं, उनकी अप्रोच टू द प्रॉब्लम इज डिफरेंट। दैट रियली डज मैटर। अच्छा, इसमें पता है काफी लोगों को नहीं अंदाजा होता, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस वक्त 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच जीते हैं, राइट? हार्वेस्ट न्यूजीलैंड में ही बेसिकली, एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट। लाइक अगर आप किसी टीम को थोड़ा सा टफ टाइम भी जैसे हमारे प्लेयर्स ने दिया लास्ट टेस्ट मैच में, तो दैट क्रूज गिव आई मीन क्रूज टू देम कि इतना फार वो जाके खेले, हेल्प करी उनकी। यासिर भाई दूसरा since 2011 Since 2011, they have lost only 2 series at home, one by England and one by Australia. In 2016, अगर न्यूजीलैंड ये मैच पाकिस्तान से जीत जाता है, न्यूजीलैंड विल बी नंबर 1 रैंक टीम। तो ये अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है, so they will rank number 1. So देखिए, रैंक नंबर 1 अभी प्लान ही पूरा डिफरेंट है। उनको तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। They can't afford to lose any of these matches. ड्रॉ भी उनके लिए बहुत ही बुरा काम होगा पूरी रैंकिंग्स में। नहीं, लेकिन अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ना, आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस फॉर्मेट, काशिफ आप भी इसमें चिप इन कर सकते हो कि जो
इसमें टेस्ट मैच में अगर जीतते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द सेकंड रैंक टीम, राइट? और वो लॉर्ड्स में मैच होगा फाइनल मेरे ख्याल से. Is it something like this? अभी तो बहुत टाइम है, that's later. वो तो अभी Yep. एक दो सीरीज और खेलनी है, मगर न्यूजीलैंड का ये प्रॉब्लम है कि they've played more matches than a lot of these other teams. Right. But for them to be able to get to that. तो यार ये तो एक अच्छी बात है ना, पाकिस्तान में हो सकता है अगर 20 टेस्ट मैच खेल ले और अगर जीत भी सकता है. Well, that's the other thing. World Test Championship की rankings की तो पूरी different problem है. 2 test series are worth the same as 4. 1 match is worth double. It's a format that needs a lot of Yasir, work. that's a but- total other debate about Pakistan. Yeah, Better in the exactly. He test. probably will have something different. let's just say कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप है ना, ये पाकिस्तान के लिए डिजाइन ही नहीं की गई, ये बिग 3 के लिए डिजाइन की गई है. बिल्कुल. न्यूजीलैंड जो है वो सरप्राइज पैकेज है बीच में आया हुआ. ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल Yeah, correct. let's just leave it there. Correct assertion. मतलब वो Very है ना, good. रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बस ये एक न्यूजीलैंड इज इन्होंने गिनी पिग. जिस तरह वो वर्ल्ड कप के फाइनल में ले आए थे ना, इंग्लैंड के खिलाफ बेचारे आखिर में जीत गए थे, वनडे वो वर्ल्ड कप हार गए थे, तो वो गिनी पिग है बेसिकली. न्यूजीलैंड जब दिल चाहेगा उनको हरवा देंगे. Yep. I don't know if people remember 2012 से लेकर 2015 तक बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा प्रेशर भी किया था. दूसरी बोर्ड से डील्स भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था. बाद में वो डील तोड़ दी गई थी. वो बिग 3 कर था. उसमें यही कहा गया था सिर्फ 5 नेशंस टेस्ट मैचेस खेलेंगे, 2 सरप्राइज पैकेज और बिग 3. बेसिकली अभी भी डिजाइन उन्हीं बिग 3 के लिए हुआ है. बाकी सबको इन्होंने वो क्या कहते हैं शुगल में साथ रखा हुआ था कि दुनिया क्रिकेट में इंटरेस्टेड है. ऐसे ही है. हाँ जी. अच्छा यार, ये कोचेस के बारे जफर में हारिस भाई को जरा एक थोड़ा सा वो क्लियर कर दूं. मेरा मतलब वो नहीं था ये प्रोफेशनल कोचेस नहीं. जिस तरह अगर आप तेंदुलकर का वो कैरियर देखें, 8 साल की उम्र से उसका एक डेडिकेटेड कोच. ये स्कूल लेवल पे सर कोचिंग होती है. बच्चे के अंदर टैलेंट देखते हैं, उस टैलेंट को वो स्कूल लेवल पे पिकअप करता है, वहां से उसको पॉलिश करता है. उसके बाद जब वो नेशनल लेवल के ऊपर या अपना ये जो क्लब लेवल होता है इस पर आता है, यहाँ पर आके प्रोफेशनल कोचेस उसको मिलते हैं. पाकिस्तान में इस तरह का स्ट्रक्चर कोई नहीं है. यहाँ पर वो 16, 17, 18 साल की उम्र में इमरान खान आगे वसीम अकरम अकादमी उसको पिकअप कर लेता है. यार और, इसमें पता, मैं इसकी बात पता है थोड़ा सा वो करूं, मतलब सपोर्ट इस बात पे करूं. आप जो मेजॉरिटी ऑफ द लेजेंड्स, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो वकार यूनुस हो, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो मुश्ताक अहमद हो, ये 4 का तो मुझे पता है क्योंकि उस जमाने में मैं बहुत क्रिकेट फॉलो होती थी. सर ऐसे ही है. आपने टीवी पे इमरान खान ने देख लिया तो वो बॉलर बन गया. वसीम अकरम ने मोहम्मद प्रैक्टिस आमिर करा सर सबसे लेटेस्ट एग्जांपल मोहम्मद आमिर की है. वो भी एक या 2 क्लब मैचेस खेल के तो वो इंटरनेशनल टीम के अंदर आ गया था. असल जो चीज है वो ये है कि वो जो आपके पास वो जो हारिस भाई ने बात की थी ना कि स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, वो नहीं है. यही खूबसूरती है टीम की. सबसे ज्यादा जो सरप्राइज इस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट में जो सरप्राइज हुआ है, वो पाकिस्तान खुद सरप्राइज हुआ है इस परफॉर्मेंस से. और पाकिस्तान में भी जो सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ है वो अजहर अली सरप्राइज हुआ है अपनी परफॉर्मेंस से. लाइक अजहर अली के अंदर वो गेम, उसकी वो गेम नहीं है कि वो रन रेट को 4 या अराउंड 4 पे लेके चले टेस्ट मैच के. और ग्रीन 2017 तक उसकी स्ट्राइक रेट्स तब तक देखें बिफोर हिज नी इंजरी, a lot of it changed around, but he was always very very good and aggressive batsman up top. Early series, But I think Azhar Ali almost हर सीरीज में run a ball to win the match. ये अब देखें ना, मेरे ये भी एक पॉइंट मैं करना चाह रहा था कि आपके पास पाकिस्तान शायद वो दुनिया की वाहिद टीम है जितनी भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उसमें कि आपकी जो टेस्ट साइड है ना सर, उसका मेरा ख्याल है कि 1 या 2 लड़के जो हैं वो PSL खेलते हैं, जो आपका फास्टेस्ट फॉर्मेट है. ये लड़कों को साल में 4-5 टेस्ट मिलते हैं. इनको बेसिकली साल में 15-20 दिन है जो उन्होंने बेसिकली प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है. उसके लिए उन्होंने 365 दिन अपने आप को फिट रखना है. इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब. ये PSL को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो भी लड़के उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जो भी अंडर कंसिडरेशन हैं टेस्ट के, वो किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनल सर्किट के अंदर इंडक्ट रहें, किसी ना किसी तरीके से वो खेलें. अजहर अली आपका PSL नहीं खेलता. शान मसूद को पता नहीं किस आदमी ने वो अपना कैप्टन बना दिया. वो बस सिर्फ कैप्टन ही था, इसके अलावा वो कुछ नहीं था उस टीम के अंदर. ये हारिस सुहेल बिफोर ही वाज पिक्ड अप फॉर द टेस्ट साइड, इसकी परफॉर्मेंस T20 में 1 डेज में, इट वाज इमैक्युलेट परफॉर्मेंस. उन्हीं परफॉर्मेंस की बेस पे ये टेस्ट में भी पिक हुआ है. इसके अलावा अपने आपके लड़के इसमें काशिफ भाई एक तो आज 2 काशिफ है इसलिए थोड़ा पूरा लेना पड़ रहा है ना. काशिफ भाई, T20 की परफॉर्मेंसेस और फिर टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस, एक तो ये बात मैं आपसे और फिर नासिर भाई और सलमान से लूंगा इस पे ओपिनियन कि क्या PSL एक वो होना चाहिए क्राइटेरिया टेस्ट मैच में आने के लिए, एक बात. और दूसरी बात ये कि कल आपने अगर नोट किया शुरू की बैटिंग में अजहर ने स्ट्राइक रेट बेहतरीन रखा, सारी चीजें, लेकिन उसके एजेस भी हुए हैं.
अगर वो वन ऑफ द एजेस शायद पकड़ लेता तो सिनेरियो नहीं बनता, फिर हम ये बात कर रहे होते कि यार उसको अपनी थोड़ी नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल बैटिंग करनी चाहिए। पता है क्या है, अभी पिछले दिनों कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू दिया था हमें किसी लोकल पाकिस्तानी टीवी चैनल को, और उसमें उसने ना एक बात की थी जो कि इट वाज एक्चुअली अ फैक्ट। उसने कहा था कि अगर पीसीबी पीएसएल से टेस्ट के लिए प्लेयर्स पिक कर रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड फॉर्मेट टू पिक अ टेस्ट प्लेयर। यानी कि उसका आपकी फॉर्मेट है, उसका आपकी टेक्निक बहुत डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि जो पीएसएल से उठाए जाएं और वो जो है वो टेस्ट नहीं खेल सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि दैट इज नॉट द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेस्ट प्लेयर्स। टेस्ट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत डिफरेंट है। अभी मैं अक्सर सुनता हूँ, मेरा ख्याल है दैट शोज माय एज प्रोबेबली के मतलब कब से क्रिकेट देख रहे हैं। मुझे याद है जब से क्रिकेट देख रहे हैं, जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप बैटिंग करने जा रहे हो और आपने एक भी हवा में शॉट मार दिया तो आपका जो कैप्टन था वो आपकी क्लास लगा देता था। एग्जैक्टली। आप ये क्या आप सोच रहे हो, कर क्या रहे हो? दैट अच्छा इज भाई, टेस्ट क्रिकेट। मैं इसमें एक वहां छोटा सा एक पर सवाल ऐड कर दूं कि जितनी भी बाकी की नेशंस हैं इनमें कितने प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं बिफोर दे आर एक्चुअली प्लेइंग द टेस्ट इन द टेस्ट साइड? कितने फॉर्मेट्स वो खेलते हैं? आप अपनी टीम से बाकी टीम्स का मुवाजना कर लें। चलिए We हम काशिफ सलमान से और नासिर भाई से भी ओपिनियन लेते हैं इस पे। श्योर। जी जी, काशिफ भाई बात कर ले पहले, फिर आप सलमान से लेते हैं, सलमान और नासिर भाई से। अच्छा हाँ, तो मैं जो कह रहा था वो ये था कि उसकी बात कामरान की जो है ना नॉर्मली है, उसकी बहुत सारी अजीब अजीब बातें भी होती है, लेकिन दिस वाज एक्चुअली वेरी गुड थिंग ही सेड। तो जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, आई थिंक दैट हैज टू बी अ लिटिल बिट मोर चैनलाइज्ड प्रॉपर्ली। अब वहां पर भी आ रहे हैं प्लेयर, लेकिन जिस तरह अभी रिसेंटली आप किसी ने ट्वीट किया था और कॉपी किया हुआ था ट्वीट हमारे वेबसाइट पे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि एक कामरान गुलाम के नाम से एक लड़का है कोई रिसेंटली, ही एक्चुअली ब्रोक 37 इयर्स रिकॉर्ड ऑफ 1 ईयर में एक सीजन के अंदर ओवर 1000 रन्स करने का। इसने 1200 सम रन्स किए हैं। राशिद That guy, लतीफ tweeted about him. yeah, so somebody like that, और उसने जो 37 years ago somebody named सादत है, कोई सादत अली, उन्होंने किया था similar thing actually। यूनुस खान had done, उसने भी 1000 रन से ज्यादा किए हुए हैं। इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स जो अच्छे निकले हैं उन्होंने किए हैं। फवाद आलम इज वन ऑफ हम। और अब ये जो है इस तरह ये जो लड़के अब वो नजर आया है ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से आके, he is the guy who deserves or should be groomed to get into a test cricket team. That should be the breeding ground, not the PSL actually। वहाँ हाँ, आपको वहाँ कोई मिलता है जो कि आपको लगता है इसका टेम्परामेंट है, you can induct him into a QEA कायद-ए-आज़म ये ट्रॉफी आती है इनकी, और उसमें आप उसको अच्छी टीम्स के साथ ग्रूम करें, और उसके बाद जब वो स्कोर करे, इस तरह भी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, I actually honestly have not watched any of his innings as yet, लेकिन जिस तरह से उसके टीवी पे भी बात हो रही है उसके ऊपर, और जिस तरह ये उसने 1000 रन से ज्यादा किए हैं एक ही सीजन में, then he deserves to be groomed or bring to the test level। जबकि हमारे पास खेल कौन रहे हैं इस वक्त? आबिद अली 35 years old, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत दे, खेलता रहे, सही है, लेकिन ये कि मैं इस पे 20-25 साल का लड़का ज्यादा डिजर्व करता है। मैं इस पे बात जरूर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक इसलिए है क्योंकि रिजवान अभी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में विकेट कीपर बैट्समैन है, जबकि पीएसएल में उनको मैच ही नहीं दिया गया। जो अभी हुआ उनको खिलाया नहीं गया, वो बेंच पर थे। लेकिन मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ये भी एक पिछले साल हमने इस पे भी बहुत बहस की थी कि कराची किंग्स के कैप्टन इमाद वसीम है, जबकि बाबर आजम उनके साथ खेल रहे हैं जो पाकिस्तान के कैप्टन बनेंगे। खैर, मेरा पॉइंट जहाँ पे ये काशिफ भाई ने बात की, मैं आपको याद करूं मैं कल भी बहस करता रहा हूं कि ताबिश खान कायद-ए-आज़म में टॉप विकेट टेकर थे, पिछले 6 साल से हैं। आप 18-19 साल के लड़के को लेकर आते हो, उसे खिलाते हो। भाई ने आमिर की बात की, वो कोचेस की बात कर रहे हैं, मैं उससे फिर डिसएग्री इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे कनाडा में भी क्रिकेटर्स हैं। U19 के लेवल से स्कूल क्रिकेट में, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में कोचिंग होती है, लेकिन वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नीचे से आता है। वसीम आया, आमिर आया, इंजमाम आया। पाकिस्तान में इसकी टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि माशाल्लाह टैलेंट है, लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट की बात मैं काशिफ भाई से एग्री करूंगा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को ही होना चाहिए कि यहाँ से टेस्ट क्रिकेट के लिए लड़के पिक होते हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो नेचुरली टैलेंट होते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। मतलब अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से उसे पिक करके लेकर, अब स्टीवन स्मिथ को देख लें, वो एज अ लेग स्पिनर आए थे, आज दुनिया के बेस्ट बैट्समैन बन गए। तो आप टेस्ट क्रिकेटर से किसी को उठा के ला सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो अच्छा T20 क्रिकेटर भी बन जाए, और हो सकता है अच्छा T20 क्रिकेटर, अच्छा टेस्ट में। इसमें ये चीज है, आई थिंक it depends upon
वेरी आई मीन बड़े कम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो तीनों फॉर्मेट में आपके मैच्योर इनफ है परफॉर्म करने वाले हैं जैसे और इसमें जरूरी नहीं है कि और ये बात बिल्कुल ठीक है पीएसएल को हम क्राइटेरिया ना लें हारिस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या कोई कुछ स्टैट्स का कोई रोशनी डालोगे कि जो टीम अभी खेल रही है गुड इनफ है यासिर भाई मैं सिर्फ एक बात और ऐड कर दूं उससे पहले कि हम टॉपिक से आगे चले जाएं शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के अंडर 19 स्ट्रक्चर से ही सामने आया तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर है तो मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं सॉरी गो अहेड यासर भाई मैंने 2-3 चीजें ऐड करनी है इस पूरी कन्वर्सेशन में जी बिल्कुल बिल्कुल आप लिखे पॉइंट्स करें अभी हम आपको आपके ऊपर 60 मिनट सेकंड्स आएंगे आपके पास नहीं मैं जल्दी आई थिंक हम लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट्स इसमें रेस किए हैं और उसमें मेन पॉइंट जो वो ये आया था कि जो पीएसएल परफॉर्मेंस शुड नॉट बी द बेस इनटू द टेस्ट अच्छा अब इसमें हमने एक कमेंट वो भाईजान का सॉरी मैं नाम मुझे याद नहीं जिन्होंने कहा था कि अगर हमने साल में 365 दिन में खेलना ही 15 दिन है तो बात ये कि फिर हम लॉन्ग टर्म प्लेयर लेकर कहाँ से आए तो वही वाली बात आ जाती है एक तो फेयर फैक्टर और बात ये कि जितना मुझे मिल रहा है उतना तो मिले तो बात ये है कि अगर हम लोग 20 टेस्ट साल में या 15 खेल रहे हैं तो किसी खिलाड़ी को ये पता भी है कि यार चलो अगर मेरी वनडे में या मेरी उसमें परफॉर्म मेरी T20 में जगह नहीं बनती मगर एटलीस्ट मैं साल के 75 दिन या 100 दिन तो टेस्ट खेल लूंगा तो चलो वो ये कहेगा यार मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ चलो ठीक है T20 के लिए वनडे नहीं भी खेलता तो मैं टेस्ट में आता हूँ तो मेरे ओवरऑल नजरिए में ना ये जो फियर फैक्टर समहाउ है ना हमको खिलाड़ियों से निकालना पड़ेगा और जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारी जो है ना वो वही कोच स्टाफ पे वो कि जो लोग टीम मैनेजमेंट के अंदर हैं या जो लेकर आने वाले हैं वो उनके ऊपर आती है मतलब कि आप एक ऐसा ग्रुप नहीं बना सक रहे हैं जिनको ये पता होगा यार हमने खेलना है और हमने परफॉर्मेंस देनी है यही लगे रहते हैं यार अभी परफॉर्मेंस नहीं दे तो निकल गए चाहे वो कितना बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो यार एग्रीड 100% डोमेस्टिक्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं सारी चीज लेकिन अभी जो लंच टाइम पे स्कोर है वो है मेरे ख्याल से 52 है या 55 for 2 है 60 हो गया स्कोर अच्छा 66 हां जी 66 दो आउट हमने कर लिए मैं समझता हूँ हारिस ये जो अभी हमने 2 आउट किए हैं ये हमारे शान मसूद और आबिद अली हैं न्यूजीलैंड के Tom Latham is, in my opinion, the best opener in the world right now. He is straight up. Tom Latham is the best test opener in the world. So encouragement है कुछ हमारी कि best opener in the world right now then. Yeah. रन रेट रोका हुआ है ना 2.5 पे है रन रेट 2.5 पे है 2.6 पे है. Yeah. तो हारिस क्या कर रहे हैं मतलब अभी क्योंकि अभी आया है उनकी मेन पार्टनरशिप तो यही रही है for many years, right? Especially Ross Taylor को early on उसकी रनिंग हमेशा सस्पेक्ट रहती है वहां से आपको उसे पकड़ना है अगर रॉस टेलर अगर अंदर फंस गए तो एवरीवन एल्स विल अभी तो हम लोग कुछ कैचेस भी तो कराएंगे ना यार उसका कुछ नहीं कह सकता अगर कोई और पकड़ ले हारिस सुहेल की तरह इस दफा वो भी ओके But to win, we need at least 50 runs lead. That's what I would say, and I'm hoping they will get them all out by in 230, 225. इंशाल्लाह ये बस ये ना हो कि बस कि 5वें दिन हमारी बैटिंग आ जाए फिर हमें बैटिंग की जरूरत नहीं है मैं तो कहता हूँ कि हम बैटिंग ना करें दूसरी अगर बैटिंग करते भी हैं तो चौथे दिन फारिग हो जाए बस आखिरी दिन बैटिंग ना करें यार वरना सब दुआओं में लग जाएंगे सेशन बंद हो जाएगा यासिर भाई हमारे पास एक एडवांटेज है स्पिनर का मैंने आपको बताया था 5-6 दिन हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा अगर 5-6 दिन तक गेम गई स्पिनर है हमारे पास मुझे लगता है जो ये विकेट ड्रॉप इन विकेट्स उसमें क्रैक्स पड़ते हैं 2-3 दिन बाद अभी आप देखेंगे अगले 2 दिन ये बैटिंग फ्रेंडली रहेगी फिर ये थोड़ा सा स्पिन होगा बॉल इस पे और स्पेशली जब टेल एक्सपोज होती है वहां पे स्पिनर को क्रैक्स पे खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार न्यूजीलैंड आई थिंक मिस करेगा स्पिनर को मुझे नहीं पता जफर गौहर कौन है लेकिन स्पिनर अगर है और यकीनन मतलब उसकी मेन क्वालिफिकेशन एज एन ऑलराउंडर खेल रहा है स्पिनिंग ऑलराउंडर तो यकीनन न्यूजीलैंड मिस करेगा स्पिनर को इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर जीते पाकिस्तान को बैटिंग इसीलिए भी ये भी एक वजह है क्योंकि न्यूजीलैंड को पता था वो पेसर खिला रहे हैं उनको स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन विकेट्स पे स्पिनर्स आखिरी दिन यूजफुल होता है तो पाकिस्तान आखिरी दिन तक बैटिंग करेगा नहीं क्योंकि वो तो फिर ड्रॉ के लिए खेल रहे होंगे अगर आखिरी दिन तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हो बिल्कुल आई थिंक ये मैच चौथे दिन तक जाएगा और जो चौथी इनिंग न्यूजीलैंड की शुरू होगी ना उसमें ओपनिंग इनको शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ये अच्छी बात नासिर भाई की है कि चौथे दिन तक जाएगा और न्यूजीलैंड अपनी दूसरी इनिंग खेल रहा होगा तो दैट्स अ गुड प्रेडिक्शन और वो जो है ना और वो नसीम शाह के साथ ओपनिंग करानी चाहिए सेकंड इनिंग की बॉलिंग जो आप बात से नहीं करानी चाहिए नहीं अच्छा इसमें ये भी है भाई यासर यार एक जो है ना एक बड़ी कंसर्न की बात है वो ये है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर जब आप मैचेस जीतते हैं ना मतलब हम अपने पिछले 20 मैचेस को उठा के देख लें 20 में से हम लोगों ने 10 मैचेस जो हैं वो हारे 6 जीते 4 ड्रॉ हुए जो हम लोगों ने जीते मैच ना उन मैचेस में से सिर्फ एक मैच लॉर्ड में था जो हम जीते थे बाकी सब दुबई और बांग्लादेश के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ और वो सब थे
अब उसमें जो हमने एक मैच जीता था ना, उसमें मोहम्मद अब्बास वाज द मैन ऑफ द मैच वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। तो जब तक हमारे पेस अटैक जो है ये इवन इस मैच में भी, वो उनमें से कोई खड़ा नहीं होगा, कोई कोई स्पॉटलाइट में आके कोई अपने जज्बे के साथ के भाई मैंने विकेट्स लेनी है, और वो नहीं करेगा ना, तो फॉरगेट अबाउट इट, डजंट मैटर हाउ यू स्लाइसेस, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। लेकिन टेस्ट में in अब्बास general- ही मुझे जो इतना बड़ा कंसर्न लग रहा है ना, वो ये है मोहम्मद अब्बास की, मैं भी पहले बता रहा था कि उसकी कैरियर एवरेज 22 की है, इस वक्त वो पिछले 12 मैचेस से 38 के ऊपर खेल रहा है, he's not taking wickets, ठीक है। शाहीन अफरीदी is doing wonderful, अभी पहले सेशन में he didn't ball honestly very well, फहीम looked decent। अब अगर फहीम और शाहीन अफरीदी दोनों का एक पेयर बन जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है और वो विकेट्स निकाल जाते हैं, तो वी आर लकी। Otherwise, I tell you, without pace bowling standing up to task, it's not gonna happen for us. So यार, unfortunately, पतले दुबले से काशिफ भाई, पतले दुबले से हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, अभी यंग बच्चे, टाइम लगेगा अभी। इंशाल्लाह जब जान पकड़ेंगे, गोश्त वोश्त खाएंगे, तब स्पीड भी निकलेगी इन लोगों की, यही बॉलर होंगे। काशिफ, so the optimism we should have, अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो, इंशाल्लाह, let's पाकिस्तान see। बड़ा अच्छा करे, लेकिन इंशाल्लाह this काशिफ, won't क्या happen. कहते हो रेस्ट ऑफ द डे, क्या करना चाहिए, क्या ओपिनियन सर है? वो मोहम्मद अब्बास जो है ना, वो सभी के मरकज बना हुआ है, सभी की बातचीत का, ये बात सही है, ही हैज टू स्टेप अप, ही नीड्स टू स्टेप अप, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि उसके अंदर ना वो एबिलिटी ही नहीं है, वो आग ही नहीं नजर आती है उसकी बॉलिंग के अंदर, पेस बहुत ज्यादा नीचे चली गई है, मूवमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, उसको पिकअप करना इज लाइक मेरे लिए तो खैर, मैं वो जब ले भी रहा था वो 22 की एवरेज से, मुझे तब भी वो इतना बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लगता कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा होगा। तो उसको आप छोड़ दें, आपके पास जो न्यूजीलैंड, देखें गोरों के अंदर ना, वेस्ट के अंदर एक बड़ी वो एक बिल्ट इन उनकी एक सोच होती है, वो ये कि दे गो फॉर द बेस्ट टीम, दे डोंट गो फॉर द कंडीशंस। तो जो उनके पास बेस्ट अवेलेबल प्लेइंग 11 होते हैं वो उसी पर ही जाते हैं। उनको अगर यहाँ पर एक स्पिनर विकेट मांगती भी है एक स्पिनर, एंड स्टिल दे डोंट, इफ दे डोंट हैव अ गुड स्पिनर for that wicket, they will go for a better fast bowler than a spinner. यार, इसमें एक पॉइंट है सलमान, अगर जैसे अभी थोड़ी देर बाद पहले बात हुई, अगर सैटनर को पाकिस्तान से खेल रहा होता, लास्ट विकेट ली होती और ड्रॉप कर दिया जाता, आज उसका जो टॉपिक है ना सेशन का, वही होता। सिर्फ होता। ड्रॉप कर दिया उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहने की बात यह है कि अगर वो इंग्लैंड वालों के पास, न्यूजीलैंड वालों के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है खेलने के लिए गेम, तो वो स्पिनर्स को अच्छा टैकल भी नहीं कर पाते हैं। आपका जो ये जफर भाई खेल रहे हैं, अच्छा, वैसे सॉरी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा इससे, क्योंकि मेरे ख्याल में, मेरे जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, मेरा फेवरेट स्पिनर न्यूजीलैंड से था डेनियल वेटोरी, बहुत क्लासिकल स्पिनर था। सर क्लास की बात ना, न्यूजीलैंड स्पिनर्स के लिए बात बहुत ऊंचा सेट कर दिया हुआ, मतलब आप वो agree on that. हमारे लिए तो इजाज पटेल ही ठीक था। 150 साल से ये न्यूजीलैंड खेल रहा है, और what they produced is just one 150 साल से क्रिकेट, 150 साल में क्रिकेट भी नहीं है सर। आप कहाँ से 19 कब से वो खेल रहा है क्रिकेट न्यूजीलैंड? हाँ, I ये think Ashif चलें, actually इसको go. They are number इसको one next team, 20 number मिनट्स। one test team right now. So they नहीं have नहीं, done मैं things. बता रहा हूँ कि the only spinner they have produced is Daniel Vettori, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेमस है फास्ट पिचेस के लिए, उन्होंने कम से कम 4-5 तो एक वर्ल्ड क्लास लेजेंडरी स्पिनर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। अभी वो जो एक बच्चा सा खेल रहा है अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी इज ऑन दैट पाथ एज वेल। तो ये पर आप पाकिस्तान को भी देख लें यार, पाकिस्तान में सईद अजमल जैसा, लाइक ही वाज अ मैजिशियन लिटरली, अब्दुल कादिर आया, उसके बाद सकलैन, मुशी, फिर सईद अजमल, फिर शाहिद नहीं यार, पर अफरीदी। जब से वो जो एंगल का हो गया ना, तो उसमें तो आपका ऑफ ब्रेक बॉलिंग तो ऑलमोस्ट बाहर ही हो गई ना, आप क्या बॉलिंग करेंगे उसमें। बट एनीवेज, मेरा पॉइंट ये है कि मैं पहले अगला सेशन शुरू होने वाला है, पहला बॉल होने वाला है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी पिछली प्रेडिक्शन अभी तक ठीक थी कि 60-70 for 2, वही हुआ 66 for 2। मुझे लगता है पाकिस्तान को अगर चाहिए तो कम से कम 3 to 4 विकेट्स चाहिए इस सेशन के अंदर। रन्स मैटर नहीं करते, 4 विकेटें मैटर करती है। रन स्लो ही रहेगा, रन रेट तेज नहीं होगा जब तक विलियमसन खड़ा हुआ। नासिर भाई, क्या प्रेडिक्शन है आज की? प्रेडिक्शन जो है मेरे ख्याल से नसीम शाह इज गोइंग टू बी ट्रम्प कार्ड, क्योंकि राइट हैंडेड बॉलर जो है ना वो ज्यादा कामयाब नजर आ रहे हैं। तो और लुकिंग एट द न्यूजीलैंड बैटिंग, नसीम शाह इज अ ट्रम्प कार्ड फॉर मी। आई थिंक नसीम शाह इस सेशन में कम से कम 2 विकेट नसीम शाह को लेने चाहिए। बाय एंड ऑफ टुडे क्या कहते हैं, क्या स्कोर होगा न्यूजीलैंड का? मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड ये 2-25 और 2-35 के दरमियान तक होंगे, मे बी 8 विकेट की गिरी हो। Wow, काशिफ that's भाई? optimistic. That's a very optimistic thing.
That's very optimistic. I think New Zealand ये जो इनका पेयर इस वक्त खड़ा है टेलर का और विलियमसन का, they're gonna bring this up to 200 without even wicket losing any wicket. Not on This this is my wicket. prediction unless Not on unless this wicket. Naseem Shah खड़ा हो जाए, unless Fahim Ashraf magic कर Unless दे, कोई unless ना शाहीन करें अफरीदी सर, बात कर दे। करें। वो तो Okay, if and honestly, buts है ना अभी काशिफ तक भाई, जो है if and buts में तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हाँ हाँ, doggy के I feel New Zealand would have upper hand today. That's अच्छा। let me just say नहीं, that. हारिस अगर ये partnership हारिस लगी तो हारिस हारिस Same, same. Haris Same. की- इस Haris की situation में तुम्हारी New Zealand की prediction- charity निकालनी है। अगर हमें actually want to be in with a chance to win this game, you have to take 4 wickets in this session. Yes. And it will start with पहले 5 ओवर में इस partnership को हटाना है। Especially Ross Taylor, very slow starter. वहाँ नहीं निकाला तो वो टिक जाएंगे। That's it. खत्म बात। Agree. तो आप क्या कहते हो, end of night जो end of day जो है 235 या 8 विकेट? Like I said, it'll depend purely on कितनी जल्दी ये partnership खत्म होती है। या तो 200 बड़ा डिप्लोमेटिक या तो जवाब है ये कि 250 for जल्दी 2 होंगे या 230 for 6. यासिर भाई अगर पाकिस्तान को जीतना है तो इनको 250 के अंदर ऑल आउट करना पड़ेगा आज के दिन ही। अगर न्यूजीलैंड अपने प्लान में कामयाब होता है तो दे विल बी 300 प्लस विद 4 विकेट्स इन हैंड। That's it. 250 हो सकते हैं आप भी, Absolutely. यानी कि पूरे दिन में। मेरा Spot ख्याल है on. कि ये 5 दिन Start over में खेलना 5 है, they're दिन going to टेस्ट go मैच even at जाएगा। 3.5 and over they'll get. काशिफ सो मेरा ख्याल है कि ये एक तो टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर, ये हार जीत वाला मैच है। नंबर 2 ये कि ये 5वें दिन तक नहीं जाएगा, मैक्सिमम लंच तक जिसने भी जीतना होगा जीत जाएगी, जिसने भी हारना होगा हार जाएगी। कौन से वाले लंच तक? जी कौन सा लंच? 5वें दिन के लंच तक 5 बजे यार। जिसने भी फैसला होना होगा वो लंच तक फैसला हो जाएगा। और आई थिंक आपकी लास्ट इनिंग में अगर न्यूजीलैंड चेस कर रहा है तो ये जफर ये आपका ट्रम्प कार्ड होगा, ही विल जमीन करेगा। हारिस क्या स्कोर चल रहा है? 68 68. 64। चलें जी, मेरे ख्याल से सारे ऑप्टिमिस्टिक हैं। यही खूबसूरती है पाकिस्तानी क्रिकेट की कि जैसे जैसे बढ़ता है पाकिस्तान हमें उम्मीदें दिलाता है कि शायद ये जीत भी जाए। तो लेट्स सी, होपफुली के वी विल नॉक देम आउट बाय 250 और फिर 50 रन की जो लीड है वो बहुत क्रूशियल होगी आने वाले वक्तों में। Indeed. थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, काशिफ इफ्तिखार, सलमान, नासिर भाई, हारिस फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। अभी 3 दिन बाकी हैं और हमें दोबारा इशू करना है कल, तो इंशाल्लाह प्रेडिक्शंस को सही होते हुए कल देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग।